Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shfik, your biology teacher, and today we are going to discuss asthma. So dear students, आप भी ये सोच रहे होंगे कि ब्रोंकाइटिस के बाद अस्थमा क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि बुक में ब्रोंकाइटिस के बाद एम्फोसीमा का जिक्र है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन. क्योंकि ब्रोंकाइटिस भी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, जबकि अस्थमा भी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की. सो इसको कंपैरेटिव स्टडी के लिए एतबार से मैंने ब्रोंकाइटिस के बाद आज आपको अस्थमा के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके हवाले से हम इसकी स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अस्थमा या आम लफ्ज़ों में हम इसको दमा एलर्जी के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान और इस जैसे तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, और इवन के डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है. उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वही दैट आर द एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूटेंट्स वो हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह से शामिल हो चुके हैं कि हम जहाँ मर्जी चले जाएं वो हमारे पीछे पीछे ही हैं. अब ज़िंदा रहना तो डियर स्टूडेंट सांस तो लेना ही है, तो सांस लेना है तो उसके अंदर वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी क्वांटिटी में, किसी न किसी कंसंट्रेशन में, थोड़े बहुत ही सही लेकिन थोड़े बहुत ही वो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं थ्रू इनहेलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इनसे बचना बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल के एतबार से. सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अब अस्थमा की तरफ. सो अस्थमा हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. सो डियर स्टूडेंट्स, एलर्जी क्या चीज़ होती है? अब इसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद इसको हम आगे लेकर के चलेंगे. सो बेटा, एलर्जी ये ऐसा रिएक्शन होता है जो कि होगा सडन, जैसे ही कोई केमिकल जिससे हमारे एयरवेज या हमारे कोई भी स्ट्रक्चर सेंसिटिव होगा, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, सो सडन रिएक्शन होगा और उसकी वजह से फिर बहुत सीरियस सिचुएशन भी उसका सामना करना पड़ सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अस्थमा is the form of allergy which involves the inflammation of bronchi and bronchioles. जैसा कि हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस में वो भी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, और अस्थमा भी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की. लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? वहाँ पर जो मेजर रीज़न थी दैट वर सम वायरसेस, सम बैक्टीरिया और सम इरिटेंट्स, केमिकल्स, टोबैको स्मोक. लेकिन यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट है, जो सबसे मेजर कल्प्रिट है अस्थमा के लिए, दैट आर द एलर्जेंस. सो एलर्जी के लिए क्या है? एलर्जेंस. आइए हम डिफाइन करते हैं कि ये एलर्जेंस क्या होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एलर्जेंस ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि एलर्जी कॉज करते हैं. द सब्सटेंसेस यूजुअली दे आर द केमिकल्स विच कॉज एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शंस. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकती हैं या जिनको हम एलर्जेंस का नाम दे सकते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स. इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स परफ्यूम्स भी हो सकती हैं. इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स ये सिगरेट का धुआं भी हो सकता है. इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स वो पोलन ग्रेन्स जो कि दरख्तों से उड़कर आते हैं वो भी हो सकते हैं. इसके अलावा इवन के खाने की खुशबू भी कुछ लोगों के लिए वो साबित होती है एज अ एलर्जन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एलर्जन ये मेन कल्प्रिट है अस्थमा के लिए. अब इससे क्या किया जाए या इससे कैसे बचा जाए? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक ही हल ये है कि हम कोशिश करें जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, जो हमारा मेजर एलर्जन है, उससे अवॉइड किया जाए, उससे थोड़ा सा दूर रहा जाए. चलिए आप डिस्कस करते हैं अब इसके हवाले से, डिजीज़ के हवाले से थोड़ा सा कुछ. सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने पढ़ा था कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया जिसको हमने विंड पाइप का नाम दिया था, उसके बाद है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब डिवाइड करते हैं तो दे बिकम ब्रोंक्यूल्स. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने नोट किया जो ट्रेकिया होता है उसमें सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं. तो ये फ़र्क आपने, मैंने वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था, और यहाँ पर भी दूंगा ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर याद रह सके. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कार्टिलेजेस तो हैं
लेकिन उनके दरमियान मौजूद हैं कुछ मसल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं बेसिकली द स्मूथ मसल्स, द स्मूथ मसल्स। आप याद करें चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था टिश्यूज़ के अंदर, एनिमल टिश्यूज़ में। तो एनिमल टिश्यूज़ में मस्कुलर टिश्यू आपने पढ़ा था। तो मस्कुलर टिश्यू की आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डिक मसल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर जो स्मूथ मसल हैं दे आर इनवॉलंटरी, और हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो ये आम तौर पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और ये हमारी विल पावर के अंडर नहीं है। हम इनको अपनी मर्जी से ना कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं ना रिलैक्स करवा सकते हैं। जैसा कि हम स्केलेटल मसल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे स्केलेटल मसल्स की मदद से, जैसे कि मैं आपके हाथ से इशारा कर रहा हूँ तो स्केलेटल मसल्स की मदद से हम भागते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। सो ये हमारे विल पावर के अंदर है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। और वॉलंटरी कंट्रोल में हमारा सिर्फ एक ही मसल है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर राइट, दैट इज़ आवर स्केलेटल मसल। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स के हवाले से। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनके जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर कार्टिलेज के अलावा ये स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। तो ये स्मूथ मसल्स बेटा ये सेंसिटिव हो जाते हैं, दे बिकम सेंसिटिव टू दिस एलर्जन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केमिकल एलर्जन जो जैसे ही हमारे सांस की नाली में क्या, सो देयर इज सडन कंस्ट्रिक्शन। जो एयरवे हमारा जिस केमिकल से एलर्जिक है, जो सेंसिटिव है, जैसे ही वो केमिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया तो उसमें फौरी तौर पर कंट्रैक्शन हो जाती है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन लाइक दिस, दैट वाज द नॉर्मल डायमीटर। तो सडन कंट्रैक्शन, जैसा कि आपने वहाँ पर भी देखा, तो सडन कंट्रैक्शन हो जाती। तो सडन कंट्रैक्शन होगी, ये तो हमारा एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे अगर बंद हो जाए तो हम सांस नहीं ले सकते। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी है इसके पीछे, ये बेसिक कॉजेज़ हैं जो कि अस्थमा के पीछे होती हैं। तो कोई ना कोई शख्स वो डिफरेंट केमिकल से सेंसिटिव हो सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कुछ लोग डस्ट से, कुछ लोग सिगरेट के धुएं से, कुछ लोग गाड़ियों के धुएं से, कुछ लोग खाना पकने की जो खुशबू होती है उनसे, इवन के कुछ लोग सर्फ सोडा से भी, उनके केमिकल की जो खुशबू होती है उससे भी एलर्जिक हो सकते हैं, परफ्यूम से हो सकते हैं, पॉलन से हो सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो भी एलर्जन होगा उस सेंसिटिव एयर पाथवे के हवाले से, जैसे ही वो एलर्जन किया फौरी तौर पर देयर इज कंस्ट्रिक्शन। सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हमारे ब्रोंक्यूल्स फौरी तौर पर सडनली उनका डायमीटर चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही सिचुएशन क्रिएट होगी, डायमीटर तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ब्रोंकाई के अंदर थे म्यूकस सेल्स। वो जो एलर्जन अंदर आया ना, उसने ना सिर्फ ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स के डायमीटर को कम किया, स्मूथ मसल को सडन कंट्रैक्शन दी, कंस्ट्रिक्ट करवाया, साथ ही साथ में उन्होंने इरिटेट किया हमारे म्यूकस ग्लैंड्स को। तो म्यूकस ग्लैंड ने क्या किया, उनका तो एक ही काम है, दैट इज दे सेक्रेट म्यूकस। पहले तो हमारी नालियां बंद हुई, नंबर 2 साथ में एक्सेसिव म्यूकस आ गया, तो ये सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लिकेट हो गई। इस वजह से फिर हमें खांसी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम आम तौर पर एस्थमेटिक कफ भी कहते हैं। ये इतनी स्वेर होती है कि बंदा खांस इतनी उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, और वो बेहाल हो सकता है खांस के, क्योंकि खांसते हुए हम बाहर को तो एक्सपेल कर रहे हैं लेकिन सांस अंदर सही तरह से नहीं जा रहा। तो जब सांस अंदर सही तरह से नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं मिल रही, तो पूरे बॉडी को कहाँ से मिलेगी, क्योंकि इसी ने सप्लाई कर रही है पूरे हमारे जिस्म को। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके हवाले से फिर मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ। पहले आते हैं इनके सिम्टम्स में। कैसे पता चलेगा कि ये ब्रोंकाइटिस की खांसी है, ये कैसे पता चलेगा कि ये एस्थमेटिक पेशेंट की खांसी है, क्योंकि एयर पैसेज वे दोनों के अंदर एक ही इन्वॉल्व है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो पहले डिस्कस करते हैं कफ को, चूँकि इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है। ब्रोंकाइटिस में बेटा आमतौर पर होती है ड्राई कफ, यहाँ पर जो कफ होती है दैट इज़ प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। यानी खांसी जब हम करेंगे तो उसके साथ बलगम भी आ सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये इतना स्वेयर अटैक होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात आते हैं
चूँकि ये आम तौर पर इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि वो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो है लेकिन इन्फेक्शन नहीं है। तो फीवर के जो से मामलात हैं वो इस तरह से नहीं होंगे जैसे कि ब्रोंकाइटिस में थे। लेकिन यहाँ पर भी वीजिंग है। स्पेशली हमारे बुक के अंदर ये मेंशन किया गया कि विस्लिंग साउंड स्पेशली व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट, व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट। तो जब हम सांस बाहर को निकाल रहे होंगे उस वक्त एक सीटी की सी आवाज़ निकलेगी या फिर सीने के अंदर वो खड़खड़ाहट सी होगी, उसे हम कहते हैं विजिंग। तो ये विजिंग और विस्लिंग साउंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एस्थमा। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बेटा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का क्या मतलब, हमने ब्रोंकाइटिस में भी पढ़ा था कि शॉर्टनेस है, शॉर्ट का मतलब छोटा हो जाना, ब्रेथ मतलब सांस, तो सांस छोटे छोटे सांस ज़्यादा तेज़ी से लिए जाएंगे। तो बेटा जब छोटे छोटे सांस ज़्यादा तेज़ी से लिए जाएंगे तो ना तो मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगी और ना ही ऑक्सीजन सही तरह से हमारी बॉडी के अंदर आ पाएगी। सो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फटीग, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो उसके पीछे भी बेटा रीज़न तो यही है, दैट इज़ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन। नंबर 2 दैट इज़ कि हमारे जो उनसे एयर पैसेज वे है उसका डायमीटर शॉर्ट हो चुका है, वो कम हो चुका है। अब इस ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि बताया कि ये क्रिटिकल हो सकता है, ये जानलेवा भी बाज़ औक़ात साबित हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो वो अपने पास एक वो इन्हेलर रखते हैं, इन्हेलर्स। वो जैसे ही अस्थमा का अटैक हुआ तो फौरी तौर पर उसका पफ जैसे कि आप देख सकते हैं वो लेंगे तो उनके जो ब्रोंकाई और उनके ब्रोंक्यूल्स वो खुल जाएंगे। ऐसे केमिकल्स जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर दें उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स। तो आमतौर पर जितने भी इन्हेलर होते हैं वो इन्हेल, अब नाम जाम से देखें, इन्हेलर यानी कि ऐसा केमिकल जो हम इन्हेल कर सकते हैं। इन्हेल का मतलब जो सांस के जरिए अंदर लेकर जाएंगे, हम यहाँ पर पिएंगे नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये इन्हेल करेंगे सांस के साथ, ऐसे मुंह के अंदर उसके पफ करके और उसको इस तरह से इन्हेल करेंगे। तो जैसे ही वो हमारे सांस की नाली में जाएगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो केमिकल क्या करेंगे, उनके डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक और चीज़ से भी रिलेटेड है। वो चीज़ क्या है, दैट इज़ लाइंग एट नाइट। जब मरीज़ जो पेशेंट है वो बिस्तर में लेटा हुआ होता है और ख़ास तौर पर जब उसने चादर ओढ़ी हो ऊपर या उसने ऊपर कोई लिहाफ या कोई रज़ाई ली हो तो उस वक्त भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिहाफ के अंदर या उसके रज़ाई के अंदर या उस कपड़े के अंदर जो उसने ऊपर ओढ़ा उसमें भी कोई केमिकल हो सकता है जिससे उसे एलर्जी हो। तो ये लेटे हुए भी रात के वक्त अचानक से इसका दौरा पड़ सकता है और फिर वो मरीज़ भागेगा कि वो किसी खुले एरिया की तरफ जाएगा ताकि वो गहरा सांस ले सके, क्योंकि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो किसी खुले एरिया की तरफ भागेगा और वो ताकि सांस ले सके। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि एस्थमा के अंदर हमने उसकी एलर्जिक फॉर्म को डिस्कस किया, उसके अलावा वो किस किस वजह से हो सकता है यानी कि एलर्जेंस उसके हवाले से डिस्कस किया, उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं इसके एस्थमेटिक अटैक बचने के लिए, वो भी हमने देख लिया। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्फीसीमा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।